मित्राणि अधुना पाताधिकारः व्याख्यायते। इससे पूर्व के एपिसोड में आपने चंद्र श्रृंगोन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आपके सामने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का 11वां अध्याय पाताधिकार जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पाताधिकार क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, पात कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी के लिए अब आप हमारे साथ यहाँ पर पाताधिकार अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के उपरांत इस अध्याय की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परमपिता परमेश्वर की आराधना के उपरांत अब आपके समक्ष सूर्य सिद्धांत का एकादश अध्याय पाताधिकार प्रस्तुत है। पाताधिकार नामक अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या 23 है और इसमें प्रथम और द्वितीय श्लोक में दो प्रकार की पातों की चर्चा की गई है, जिसको क्रमशः वैधृति और व्यतिपात के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा भी यहाँ पर आपको बताई गई है। साथ ही साथ तीसरे और पांचवें श्लोक में दोनों पातों का स्वरूप और प्रभाव की चर्चा की गई है। श्लोक संख्या 6 में सूर्य और चंद्रमा की क्रांति का ज्ञान कब करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत विवेचन दिया गया है। सातवें एवं 8वें श्लोक में यह जानना है कि पात बीत चुका है अथवा होने वाला है। श्लोक संख्या 9 और 11 में सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां कब समान होती है, इस विषय का विवेचन किया गया है। श्लोक संख्या 12 और 13 में अस्पष्ट क्रांति से शुद्ध पात काल कैसे जाना जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। श्लोक संख्या 14 और 15 में पात का आरंभ कब होता है, इसका मध्य कब होता है और अंत कब होता है, इसके साथ साथ 16 से 18 अध्याय में पात काल में क्या करना चाहिए और 19वें अध्याय में आपके सामने है पात 2 बार कब होते हैं, पात का अभाव कब होता है, इसकी चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत श्लोक संख्या 20 में पंचांग संबंधी व्यतिपात योगों की जानकारी दी जाएगी। साथ में श्लोक संख्या 21 में धसंधि और गंडांत काल की परिभाषा का विवेचन किया जाएगा। श्लोक संख्या 22 पात और गंडांत काल कब निषिद्ध है, इसके बारे में बताते हुए 23वें अध्याय में इस संपूर्ण अध्याय का उपसंहार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिकार में गणित ज्योतिष के साथ साथ फलित ज्योतिष का भी सम्यक समावेश किया गया है और आगे इसके बाद जो अध्याय हैं उनकी चर्चा भी की जाएगी। इस अध्याय में जिन पातों की चर्चा की गई है उनको महापात भी कहा जाता है। पाताधिकार का प्रथम श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। एकायन गतौ स्यातां सूर्या चंद्रमसौ यदा तज्जितो मंडले क्रांत्यो तुल्यत्वे वैधिताभ्युदः। यहाँ पर
यदि सूर्य और चंद्रमा एक ही अयन में गए हुए हों तो दोनों का योग 12 हो तथा इनकी स्पष्ट क्रांति समान हो तो वैधृत संज्ञक व्यतिपात होता है। तो वैधृत संज्ञक व्यतिपात कब होता है, यह स्थिति जानने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि क्या सूर्य और चंद्रमा एक ही अयन में गए हुए हैं या तो साथ ही साथ दोनों का योग 12 राशि है। इन दो शर्तों के पूरा होने पर यह भी देखना आवश्यक है कि इनकी स्पष्ट क्रांति समान हो। तो जब तीन स्थितियां हमें एक साथ प्राप्त होती हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक ही अयन में गए हुए हों, दोनों का योग 12 राशि हो तथा इनकी स्पष्ट क्रांति समान हो, तो इस पात का नाम वैधृत संज्ञक पात होता है। अब यहां पर दूसरा श्लोक है। विपरीतायन गतौ स्याताम् चंद्रार्कौ क्रांतिलिप्तिका समास्तदा व्यतिपातो भगड़ार्धे तयोर्युतौ विपरीतायन गतौ स्याताम्। अब यहां पर जब सूर्य और चंद्रमा भिन्न अयनों में हों और इनकी भोग्यांश 6 राशि, भोग्यांश का योग 6 राशि हो, तब इनकी क्रांतियां समान होने से व्यतिपात संज्ञक पात होता है। इस तरह से दोनों की स्थितियों को जब हम वैधृति संज्ञक पात या व्यतिपात संज्ञक पात की बात करते हैं तो दोनों का में जो अंतर है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहां कहने का तात्पर्य है जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांति समान होती है तभी वैधृति और व्यतिपात नामक पात होते हैं। अर्थात जब विश्वत वृत्त में सूर्य और चंद्रमा की दूरियां समान हो तभी वैधृति और व्यतिपात होते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो सकती हैं या दोनों दक्षिण अथवा एक उत्तर और दूसरी दक्षिण। अब यहां पर विचारणीय यह है कि यह दशा कब होती है, जब सूर्य विश्वत वृत्त पर होता है और इनकी क्रांति शून्य होती है। यह घटना मुख्यतया वर्ष में 2 बार होती है, सायन मेष और सायन तुला संक्रांति के दिन। सायन मेष से सायन कर्क तथा सूर्य की उत्तर क्रांति शून्य से बढ़ते बढ़ते आजकल 23 अंश 27 कला तक हो जाती है। सायन कर्क से घटने लगती है और सायन तुला तक घट करके फिर शून्य हो जाती है। सायन तुला से क्रांति दक्षिण हो कर सायन मकर तक बढ़कर 23 अंश 27 कला हो जाती है। सायन मकर से सायन मेष तक घटते घटते शून्य हो जाती है। जब सूर्य मकर राशि से आगे बढ़ता है तब यह उदय या अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की ओर खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है और यह गति सायन कर्क तक देखी जाती है। इसलिए सायन मकर संक्रांति से सायन कर्क संक्रांति तक के समय को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, परंतु सायन कर्क संक्रांति के उपरांत सूर्य क्षितिज पर दक्षिण की ओर खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए सायन कर्क संक्रांति से सायन मकर संक्रांति तक के समय को दक्षिणायन कहते हैं।
चंद्रमा भी सूर्य की तरह अपने लगभग 1 मास के चक्कर में आधे मास तक उत्तरायण और आधे मास तक दक्षिणायन रहता है, परंतु इसकी कक्षा क्रांति वृत्त से कुछ भिन्न होने के कारण तथा इसकी कक्षा और क्रांति वृत्त के संपात स्थानों राहु और केतु के स्वयं वक्री होने के कारण इसके उत्तरायण और दक्षिणायन का समय स्थिर करना कुछ कठिन है। परंतु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जब चंद्रमा सायन मकर राशि से के निकट आता है तब यह उत्तरायण होता है, और जब सायन कर्क राशि के निकट आता है तब दक्षिणायन होता है, क्योंकि चंद्र कक्षा और क्रांति वृत्त का कोण अर्थात चंद्रमा का परम सर केवल 5 डिग्री 9 कला के लगभग है। अब इन बातों को समझने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता होती है, और उस चित्र के माध्यम से यह जान सकते हैं कि यह दोनों स्थितियां किस तरह से और कब आती हैं। यहाँ पर आपको इस विषय को बताते हुए हम थोड़ी चर्चा और करना चाहेंगे। मान लिया कि दिया हुआ दीर्घवृत्त क्रांति वृत्त है और इसके 2 बिंदु, जिसको कि आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर उसको वा और सा के नाम से क्रमशः परिभाषित करेंगे। तो ये वा और सा बिंदु क्रम से बसंत और शरद संपात है, जहां विश्वद वृत्त क्रांति वृत्त से मिलता है। सरलता के लिए विश्वत वृत्त को यहां पर परिभाषित नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा की कक्षा क्रांति वृत्त ही है, तो यह स्पष्ट है कि जब सूर्य और चंद्रमा वा और सा बिंदुओं की समान दूरी पर होंगी तभी दोनों की क्रांतियां लगभग समान होंगी। अब यह देखना है कि चंद्रमा के एक फेरे के लिए यह घटना कितनी बार हो सकती है। मान लिया हम सूर्य को रात से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर रा सूर्य का स्थान बसंत संपात वा और दक्षिण बिंदु दा के बीच में किस जगह है। जब चंद्रमा भी रा पर आएगा अर्थात अमावस्या के दिन, जब दोनों की क्रांतियां एक ही रहेंगी, यदि चंद्रमा के मार्ग को हम चा 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 शा और ची इत्यादि से प्रदर्शित करें तो चंद्रमा के चा ची या ची पर रहने पर दोनों की क्रांति समान रहेगी। यदि यहाँ पर वा और रा का मान चा सा और सा शा तथा ची वा के बराबर हो जाए, परंतु जब चंद्रमा चा बिंदु पर रहेगा तब पूर्णिमा होगी। सूर्य सिद्धांत के अनुसार पातकालिक क्रांति की शाम्य के लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन का विचार मुख्यतः नहीं किया जाता, इसलिए जब चंद्रमा इन बिंदुओं पर रहेगा तभी क्रांति साम्य योग आएगा। जैसा कि पूर्व श्लोक में वर्णित है, जब सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांशों का योग 360 डिग्री हो तब वैधृति नामक पात होता है। यह दशा तब हो सकती है जब सूर्य दर्शाए गए बिंदु रा चा चा या ची पर हो, चंद्रमा क्रमानुसार ची चा चा या रा पर हो, क्योंकि तभी बसंत संपात वासी सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांशों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इस काल का विचार करते हुए, जैसा कि चित्र से ही स्पष्ट हो सकता है, यदि यहाँ पर रा और ची स्थान उत्तरायण बिंदु उ बसंत संपात वा और दक्षिणायन बिंदु दा के बीच में है, इसलिए रा और ची दोनों उत्तरायण हैं। इसी प्रकार
चा व चा दोनों दक्षिणायन है। पहले श्लोक में जैसा कि बताया गया है, जब सूर्य और चंद्रमा एक अयन में हों और दोनों के भोग्यांशों का योग, जो कि सायन भोग्यांशों का योग 360 अंश हो, तभी वैधृतिपात होता है। इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न अयन में हों और भोग्यांशों का योग 180 डिग्री हो, तब व्यतिपात होता है। चित्र में सूर्य और चंद्रमा दो बिंदुओं से रा और चा से दर्शाए गए हैं। इस स्थिति में दोनों के भोग्यांशों का योग 160 अंश 180 अंश होगा, या चा ची पर हो तो दोनों के भोग्यांशों का योग 360 प्लस 180 अंश बराबर 180 अंश यहाँ पर माना जाएगा। परंतु रा और चा अथवा चा और ची स्थान भिन्न अयनों में हैं, इसलिए व्यतिपात नामक क्रांति साम्य योग तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा भिन्न अयनों में हों और सूर्य वसंत संपात से जितना आगे या पीछे हो, उतना ही चंद्रमा शरद संपात से आगे या पीछे हो। इस तरह से आपको वैधृति और व्यतिपात योगों का एक विस्तृत विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। इससे आगे के एपिसोड में आपके समक्षम दोनों पातों का स्वरूप और स्वभाव की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलामः।